नमस्कार, स्वागत है आज आपका मेरे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हम साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर आपको एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से चला रहे हैं और आज हम मैथ, चूँकि समय कम मिलता है इसलिए आज हमने छुट्टी का दिन था तो हमने देखा कि मैथ्स को भी हम शुरू करते हैं। तो आज हम क्लास 10th के मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम एक एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। जो चूँकि आप ध्यान दीजिएगा, 1-2-3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो यदि आप इसको पूरे सरसरी निगाह से वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरे सावधानी के साथ और सतर्क होकर के आप जो है मैथ के जो फर्स्ट चैप्टर है इसको देखेंगे और इसको अपना एक नोट्स भी बना लेंगे। और साथ ही आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का हम हल करेंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है इसको देखिए, ये वास्तविक संख्या से संबंधित चैप्टर है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या का यदि इसी को अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं। रियल नंबर भी इसे कहते हैं। तो इसको अगर परिभाषित करना होगा तो हम इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो हम इसकी परिभाषा देंगे कि वे सभी संख्याएं जिनके वर्ग कोई धनात्मक पूर्णांक अथवा शून्य हो, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे वे सभी संख्याएं, कोई भी संख्या हो, यदि हम उनका वर्ग करें, जैसे आप कोई संख्या ले लीजिए, हम संख्या 4 ले लेते हैं। यदि इसका हम वर्ग करते हैं तो 4 चौका 16 होता है, +16 है धनात्मक पूर्णांक। अगर यहाँ पर आप -2 ले लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है -2 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4। तो -2 भी वास्तविक संख्या है और 4 जो देख रहे हैं ये भी वास्तविक संख्या है। हम कोई √2 भी हम ले सकते हैं। √2 जो है, अगर हम इसका वर्ग करें तो क्या होगा? √2 गुना √2, √2 से √2 में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, एक पॉजिटिव इंटीगर है। तो √2 भी यहाँ पर एक वास्तविक संख्या हो गया। तो इस तरह से हम वास्तविक संख्या की एक समझ जो है यहाँ हम विकसित कर सकते हैं। इस परिभाषा को भी देख सकते हैं और 1-2 उदाहरण भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो, यदि हम उसका वर्ग करें तो वर्ग हमारा ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन है कि उसका वर्ग 0 होना चाहिए। शून्य अगर आता है किसी संख्या का वर्ग तो वो भी आपका वास्तविक संख्या होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से ये वास्तविक संख्या के परिभाषा को हमने देखा। और उसके बाद हम अब जो आपका प्रश्नावली 1.1 है इसके
प्रश्न पत्रों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी HCF निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो जैसा कि आप बचपन से ही ये जो HCF है, महत्तम समापवर्तक है, ये आप निकालते आए हैं, लेकिन बचपन में आपको भाग विधि से सिखाया जाता था। जैसे 135 और 225 है, तो 135 और 225 का हम पहले जब महत्तम शुरू में निकालते थे भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, तो इसको क्या करते थे कि जो छोटा संख्या होता था उससे बड़े संख्या में भाग देते थे। तो इसको भाग देंगे तो एक बार लगेगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये एक बचा, 1 से 1 कट गया। फिर हम 90 से जो हमारा ये भाजक 90 हो गया, जो शेष बचा वो भाजक हो गया। फिर उससे 135 में हम भाग दिए, फिर एक बार लगा 90, ये हमारा 5 हो गया, 13 में से 9 हो गया 4, और फिर हम 45 से इस पे भाग लगाएंगे, 45 दूना 90। यानी जब तक हमारा इस शेष फल जो है ये 0 नहीं आ जाए, पूरा तरह से कट नहीं जाए, तब तक हम अपना भाग देने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखते थे। और इस तरह से हमारा अंतिम जो ये भाजक होता था, यही हमारा महत्तम समापवर्तक होता था। तो यहाँ हमारा जो HCF हो गया, कितना हो गया, 45 हो गया। आप थोड़ा और बड़े हुए तब आपने इसको दूसरे प्रक्रिया से इसका क्या किए कि गुणनखंड विधि से, ये भाग विधि है आपका, ये भाग विधि से आपने HCF निकाला। उसके बाद थोड़ा बड़े हुए आप, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा। तो गुणनखंड विधि में हम कैसे निकालते थे, जैसे 135 है, तब 135 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 135 का आप रफ पर अपने कॉपी पर कहीं निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 3 8 है 1 9, तीनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 में 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए 135 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको भाग लगाएंगे तो 3 चौका 12, 13 में से 12 गया 1, 3 और 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर 5 4 9 होता है, 9 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए 45 में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से 15 दिया 45, और ये सिंपल है, 5 1 6, 6 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए 3 5 15। तो इस तरह से ये 3 3 और 5 जो देख रहे हैं, ये सिर्फ स्वयं से विभाजित होते हैं, ये खुद अपने ही पहाड़ा में आता है। किसी दूसरे संख्या के पहाड़ा में आपको 3 और 5 नहीं आएगा। तो एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ हम जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा जो ये भाग देने वाला जो संख्या है, कोई भी संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 3 तिया 9, तिया 27 बचे 135। उसके बाद हमारा दूसरा संख्या 225 है। 225 का भी अब हम अलग निकाल के देख लेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 2 5, 5 2 7 2 9, इसको जोड़ने पर 9 आता है, और 9 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 सते 21, 22 में से 21 गया है 1 पर आप 5 उतारिएगा, 1 पर 5 15, 3 5 15, 7 5 को जोड़ेंगे 12, तो 12 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 75 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 3 दूना 6 और 1 पर 5 15, 3 5 15। अब ये 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 3 से 7 विभाजित नहीं है, इसलिए 25 भी विभाजित नहीं होगा। और 3 से बड़ा संख्या 4 होता है, और 4 अभाज्य संख्या नहीं है।
अभाज्य संख्या वही होता है जो एक से विभाजित होता है, एक से सभी संख्या विभाजित होती है, और जो खुद से विभाजित होता है। ये 4 से यदि हम लगाते हैं तो 4 को देखिएगा कि 2 के पहाड़ा में भी आ जाता है। 4 अगर सिर्फ 1 और 4 के पहाड़ा में आता तब हम उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 के बाद 4 नहीं होगा तो 5 से ट्राई करेंगे इसको। तो जिस संख्या के अंत में 5 होता है, इकाई स्थान पर 5 होता है, उसमें 5 से भाग लग जाता है, तो 5 पचे 25। तो ये हो गया 225 का अभाज्य गुणनखंड। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 तिया 9 पचे 45 पचे 225, और उसके बाद हम HCF निकाल देते थे, इसलिए HCF बराबर। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब फैक्टर है, लेकिन इसमें से देखना है कि कॉमन कौन कौन है, यानी दोनों में कौन कौन शामिल है। यदि 3 संख्या रहता तो तीनों में कॉमन देखते, यानी जो तीनों में शामिल होता। तो हाईएस्ट संख्या हमको देखना है। तो देखिए ये 3 दोनों में है, ये 3 दोनों में है, इसमें कोई कॉमन नहीं। तो यहाँ हम इस दो हाईएस्ट हो गया, तो 3 गुना 3 लिख लिए गुना। अब यहाँ देखिए कि 5 इसका ये दोनों में है और ये 5 दोनों में नहीं है, इसका कोई कॉमन नहीं है। ये इसका 3 का इसमें नहीं और 5 का ऊपर वाला में नहीं है, तो एक 5 जो है कॉमन है। तो इस तीनों को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 पचे 45। तो ये हमने दूसरा तरीका सीखा था आपको महत्तम समापवर्तक निकालने का, HCF निकालने का। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही HCF निकालने के लिए कहा जाए। ये आपको गुणनखंड विधि से भी आपको कहा जा सकता है। तो आप इस तरीके को सीख लीजिएगा। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आपका एक्सरसाइज 1.1, और हम इसका HCF जो निकालेंगे वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए तब निकालेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रमेयिका है का प्रयोग करते हुए कीजिए। अब हम 135 और 225 का 2 विधि से हमने निकाला था HCF। अब हम आपका ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका HCF निकालेंगे। तो पहला है प्रश्न हमारा 135 और दूसरा है 225। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार A = BQ + R। अब यहाँ A जो आप देख रहे हैं, आप ऐसे भी अगर आप देखिए 135 और 225 का भाग विधि से अगर हम यहाँ रफ करें तो 135 का ही 135 होता है। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये 1 बचा, 1 से कट गया। यहाँ आप जो देख रहे हैं कि 135 हमारा क्या है, ये भाजक है। 225 हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है। एक बार हमने भाग लगाया था, तो 1 हमारा क्या है, ये भागफल है, क्वोशेंट है। और नीचे जो 90 बचा वो हमारा क्या है, शेषफल है। शेषफल या शेष भी इसको हम बोल सकते हैं। तो भाजक को यूक्लिड ने B से व्यक्त किया, भाज्य को
ए मान लिया यूक्लिड ने, और भागफल को रिमाइंडर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसको आर मान लिया। सॉरी, भागफल को कोसेंट बोलते हैं इसलिए क्यू मान लिया, और शेष फल को रिमाइंडर बोलते हैं इसलिए आर मान लिया। और इसी तरह से भाजक को बी, भाज्य को ए, भागफल को क्यू और शेष फल को आर, ये इसको इस संकेत के द्वारा इसने व्यक्त किया। और उसके बाद कहा कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, या इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं भाज्य। ए क्या है हमारा? भाज्य है, यानी जिसमें हमें भाग लगाना। बी क्या है? भाजक, इसको भाजक मान लिया। क्यू क्या है? कोसेंट है, भागफल, और प्लस आर क्या है? शेषफल, इसको शेषफल मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ ए है हमें भाग किस में लगाना है? बड़ा संख्या में लगाना है, 225 में। तो ये 225 हमारा क्या हो गया? ये हमारा भाज्य हो गया। भाजक कितना हो गया? 135 हो गया, जो छोटा वाला संख्या है, गुना भागफल कितना आया? 1 आया। भागफल कितना आया? 1 आया। अब प्लस शेषफल, यानी जो नीचे आता है वो हमारा शेषफल है। तो पहले स्थिति में हमारा शेषफल कितना आया? 90 आया। आप जानते हैं कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, तब या 135 से कम नहीं आ जाएगा, तब तक हम ये जो भाग देने की प्रक्रिया है इसको जारी रखेंगे। अब दूसरे स्टेप में आप अगर यहाँ देखिएगा तो दूसरे स्टेप में देखिए 90 से फिर हम कितना भाग लगाएंगे? 135 में। इसको आप अलग रफ कर लीजिएगा तो बनाने में सुविधा होगा। 90 का 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, इस बार 45 शेष आया। अभी भी शेष हमारा 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे कि हम 135 में भाग दिए, ऊपर 225 भाज्य था हमारा, अब ये 135 हमारा भाज्य, यानी ए के जगह, इस ए के जगह हम कितना लिखेंगे? 135 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 135। जब हम लिखेंगे तो हमने भाग कितना से लगाया? 90 से। भाजक हमारा 90 हो गया। कई बार लगाए? 1 बार लगाए। तो शेषफल नीचे कितना बच गया? 45 बच गया। 45 बच गया। अब क्या करेंगे कि फिर हम जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक भाग लगाते चलेंगे। तो 45 से फिर 90 में लगाएंगे, तो 45 गुना 90। अब देखिए ये 90 से 90 कट गया, हमारा शेषफल 0 आ गया। अब क्या हो गया कि हमारा भाज्य कितना हो गया? कितना में हम भाग लगाया है? 90 में भाग लगाया है। तो हमारा जो भाज्य हो गया वो 90 हो गया। तो 90 हो गया तो हमने कितना से भाग लगाया? भाजक देखिए 45 से भाग लगाया। कई बार लगाया? 2 बार लगाया। ये भागफल हुआ। शेष कितना बचा? 0। अब जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तब हमारा जो यह HCF का प्रक्रिया है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यही प्रमेयिका है, यही यूक्लिड का फॉर्मूला है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसी को कहा जाता है। तब तक हम ये भाग लगाने की जो प्रक्रिया है इसको जारी रखते हैं। तो इसलिए अंतिम जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो इसलिए HCF = हो गया 45। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि भाग विधि से भी 45 आया दोनों का, HCF गुणनखंड विधि से भी हम निकाले तो 45 आया, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जब हमने HCF निकाला तो 45 आया। तो तीनों तरह के हमने तरीकों को अपना करके हमारा जो HCF है उसको 45 लाया। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। इसको मिटा लेते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है वो दूसरा है, सेकंड नंबर। इसमें हमारा 196 है और 38,000 2020 है। तो क्लियर है कि चूँकि हम छोटा संख्या से बड़ा में भाग लगाएंगे तो हमारा जो भाज्य होगा, यानी ए जो होगा
वह 38,220 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ A इक्वल टू 38,220 और B इक्वल टू कितना है 196। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये हमारा क्या है? A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिए हैं कि A हमारा भाज्य है, B हमारा भाग क्या है भाजक है, Q हमारा क्वेश्चन भागफल है और R रिमाइंडर, R हमारा शेषफल है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप अलग रफ पर आप इसको भाग लगा के देख लीजिए। 196 से 38,220 पर लगाइए। तो अगर हम 2 छक 12 के 2 हासिल 1 2 9 18 1 19, ये ज़्यादा हो जाएगा। एक बार लगाइए 196 इकाई 196, 12 में से 6 गया 6 और ये 7 बचा, तो 1 पर 7, 17 में से 9 गया 8 और ये 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 196 से 186 छोटा है, तो हमारा ये सही है पहला प्रोसेस। अब इस पर आप उतारिए 2, तो 2 उतारिएगा तो 1862 हो जाएगा। तो 10 इसको हम कितना बार लगाएंगे ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आप इसको कितना बार लगाया जाए, अगर 200 के करीब है तो 196 का मतलब आप अनुमान लगाइए। कैसे हम अनुमान लगाते हैं? 196 का मतलब हो गया कि 200 के करीब है, तो 9 बार में 1800 होता है और ये 4 कम है, 4 9 36, तो 1800 से थोड़ा सा कम जाएगा, 200 9 1800 और ये 1862 है। तो 9 बार अगर लगा रहे हैं हम तो ये कितना हो जाता है? 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 86 के 6 हासिल 8, 9 1 17, हाँ ये 9 बार लग जाएगा। तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 4, 9 9 81 या 5 86 का 6, इसको 6 कर लीजिए। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और ये 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, इस पर हम 2 उतारे थे। 9 बार लगाए तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 86 का 6 हासिल 8, 9 इकाई 9 और 8 17। अब ये 12 में से 4 गया 8 हो गया, 5 बचा, 1 पर 5, 15 में से 6 गया 9 हो गया, ये 7 बचा, 7 से 7 कट गया, 1 से 1 कट गया। अब हमने इस 2 को तो उतार लिया था, अब ये 0 को उतारेंगे। अब हम देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं। तो लास्ट में 0 है, तो इसको 5 से लगा कर देखते हैं। 5 छक 30 के 0 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 इकाई 5 4 9, ये कट जाएगा 5 बार। तो ये हो गया 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 5 इकाई 5 4 9। देखिए ये 0 हो गया, फर्स्ट प्रोसेस में ही 0 हो गया। तो यहाँ बिल्कुल आप लिख लीजिए कि 196 आपका क्या है? भाजक है, सॉरी भाज्य लिखना है। तो यहाँ लिखिए 38,220 इक्वल टू भाजक, भाग कितना से दिए हैं? 196 से। कितना बार भाग लगा है? 195 बार लगा है और शेष कितना बच गया? 0। हमको जब शेष 0 आता है तब हम ये भाग देने की जो प्रक्रिया है इसको हम वहीं समाप्त कर देते हैं। तो जो अंतिम भाजक होता है, यानी जितना से आप भाग लगाते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ 196 से भाग लगाने पर हमारा शेष 0 बच जाता है,
इसलिए हमारा HCF कितना हो गया, 196 हो गया। इसलिए HCF इक्वल टू 196। भाग विधि से तो हम वहाँ HCF निकाले ही, आपको चाहिए कि गुणनखंड विधि से भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अपने घर पर। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा है ये दूसरा भी क्लियर हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 867 और 255। इसमें बड़ा संख्या 867 है और छोटा संख्या 255 है, तो हमारा भाज्य 867 होगा। तो सीधे आप लिख दीजिए कि यहाँ भाज्य ए इक्वल टू हो गया कितना, 867, और बी इक्वल टू लिख दीजिए तो भाजक होगा 255। अब इसको बिल्कुल भाग इधर देकर रफ में कर लीजिएगा तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। 867 है। अब इसको 200 तिया 600 और 200 चौका 800 और 25 चौका 100, तो 800 100 900 हो जाएगा, 4 बार लगाएंगे तो 867 है, तो 3 बार लगाइए। 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, 7 में से 5 गया 2 और ये 16 में से 7 गया 9, ये 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, फिर लगेगा 225, 192 इकाई 192, 5 में से 2 गया 3 और 1 पर 2 12 में से 9 गया 3, 1 से 1 कट गया 33 से फिर 192 में लगाइए तो ये हो जाएगा आपका 30 छक्का 80 और 3 छक्का 18। ये कहीं मिस्टेक हुआ क्या, 867 है, हाँ ठीक है, 255 यहाँ 255 है। इसको फिर से हम करते हैं, 255 से लगाना था, 255 से 867 में लगाना था। तो 255 का लगभग है कि 200 चौका 800 हो जाता है। आप 55 से तो उतना बार हम ले नहीं जाएंगे, इसको 3 बार ही लगा करके देखेंगे। तो 3 बार में 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, सही है। 7 में से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब 102 से इसमें लगाइए 255 में, जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक हम इस भाग देने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो 102 दूना 204, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 इकाई 2, 5 में से 4 गया 1 और ये 5 में से 0 गया 5, 2 से 2 कट गया। अब इस 51 से 102 में लगाइए, 51 दूना 102, देखिए ये 0 हो गया शेष पर हमारा, ये 102 से 102 पूरा कट गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फेज में यहाँ क्या लिखेंगे, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं के अनुसार नहीं लिख करके। क्या है प्रमेयिका, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब जहाँ A है, कितना है पहला भाजक हमारा 867, A है, ये A है, ये B है, ये Q है और ये नीचे वाला जो है ये R है, नीचे वाला ये R है, फिर यहाँ ये R है, ये वाला R है, तो नीचे वाला R हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिए, तो जहाँ A है वहाँ 867 लिखेंगे और B जो भाजक है 255 गुना कितना बार भाग दे रहा है, 3 बार। शेष कितना बच रहा है, ये प्लस है, ये प्लस का चिन्ह है,
प्लस शेष हमारा बच रहा है 102। पहला फेज में ये लिखे। अब दूसरे फेज में हमारा जो भाज्य है वो 255 हो जाता है, तो यहाँ 255 लिखिए। और भाग कितना से दे रहा है, ये 102 से, भाग कितना से दे रहा है 102 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 102 गुना कितना बार भाग लग रहा है, 2 बार, 2, और शेष कितना बच रहा है 51, 51। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में चलिए। तीसरा स्टेप में 102 में भाग लगा रहे हैं, तो 102 हमारा भाज्य हो गया। और भाग कितना से लगा रहा है, तो 51 से लगा रहा है। तो 51 कै बार लगा रहा है, 2 बार लगा रहा है। 51 गुना 2, 51 गुना 102 होकर के शेषफल लास्ट में 0 बच जाता है। अब ये 0 आ गया। हम क्या करेंगे कि यहीं पर अपना जो भाग देने की प्रक्रिया है उसको समाप्त करेंगे। शेषफल 0 आ चुका है, इसलिए अंतिम जो भाजक है हमारा, अंतिम जो भाजक है हमारा 51, यही हमारा HCF होता है। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे HCF इक्वल टू 51 आंसर। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका जो पहला प्रश्न 3 भाग में थे, इस तीनों भाग को हमने क्लियर कर लिया। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। a है, a का अर्थ हो गया कि आप a से जो है भाग लगा रहे हैं किसी संख्या में, a आपका भाज्य हो जाता है। तो a जब भाज्य होगा तो भाजक हमारा b हो जाएगा। तो यूक्लिड प्रमेयिका में क्या होता है, a = b + r होता है। तो b के जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, q के साथ 6 लिखा हुआ। तो हमने जब a भाज्य मान लिया, तो इसलिए b = कितना हो गया, 6 हो गया। और जो r है वह 1, 3 और 5 के रूप में है। चूँकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जोड़ देते हैं, किसको, शेषफल को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि चूँकि हमारा भाजक जो है 6 है, तो जब भी हम किसी संख्या से इसमें भाग देंगे तो हमारा जो भाजक है, हमारा मान लीजिए कि अंतिम रूप से हमारा शेष 0 आना चाहिए। तो इसलिए हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, इसलिए r = हमारा होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 से भाजक से, ये b हमारा भाजक है और भाजक से हमारा शेषफल कम आना चाहिए। तो या तो 0 आना चाहिए 1 से 5 तक। 6 से छोटा संख्या आपको 1 से 5 तक होता है, 0 से लेकर के 1 से 5 तक होता है। तब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले शेषफल 0 लेकर के इसको चेक करते हैं। जब फर्स्ट फेज में आप ले सकते हैं कि जब r = 0 हो तो क्या होगा, a = bq + r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यहाँ हम चाहे तो लिख दे सकते हैं ब्रैकेट में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
तो इस तरह से यहाँ हम देखेंगे कि b के जगह हमने क्या लिया, ये 6, और r के नज़दीक क्या लिया, तो 0। तो इसलिए a इक्वल टू कितना हो गया, 6q हो गया। तो पहला स्टेज में हमने देखा ये 6q के फॉर्म में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अपना शेष फल को बढ़ाते हैं दूसरे स्टेप में। जब r इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू जब सेकेंड स्टेप में है, जब r इक्वल टू 1 हो तो a इक्वल टू कितना होगा, बी क्यू प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6q प्लस ये q नहीं, q को हटाएंगे फिर, हाँ 6q हो जाएगा, क्योंकि b तो हमारा भाजक है, तो 6q प्लस r के नज़दीक क्या हो जाएगा, 6q प्लस r के नज़दीक हमारा शेषफल जो है 1 हो जाएगा। तो ये 6q प्लस 1 आ गया। अब एक चीज़ है हमें समझना है कि किसी भी पूर्णांक में, कोई भी पूर्णांक संख्या में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन में आपको कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी 6q प्लस 1 जो है ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मान लीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9। इसमें क्या करेंगे कि अगर हम कोई आपको धनात्मक पूर्णांक को ही चाहे स्टेप बाय स्टेप हर रिमाइंडर को भी ले करके हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको क्लियर करते हैं धनात्मक पूर्णांक को, विषम पूर्णांक को। तो अब अगला तीसरा फेज में देखिए, जब r इक्वल टू 1 लिए थे, इस बार 2 शेषफल लेके देखिए 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर बी क्यू प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम बार बार लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा b6 है, 6q प्लस 2। उसके बाद तीसरे स्टेप को हम इधर देखते हैं, थर्ड स्टेप में आप क्या कीजिए कि जब r इक्वल टू 3, हमने 0 लिया, 1 लिया, उसके बाद r इक्वल टू 6q प्लस, हाँ r इक्वल टू 2 और 1 हम ले चुके हैं। तीसरा चरण है तो यहाँ 3 ले रहे हैं। फर्स्ट फेज में 0, दूसरे फेज में 1, और यहाँ तीसरा फेज था, और ये हमारा चौथा फेज, चौथा चरण है। तो जब r इक्वल टू 3, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस r। तो यहाँ b के नज़दीक हो जाएगा 6q प्लस r, कितना है 3। तो उसके बाद फिर हमको 5 तक जाना है। पाँचवें स्टेप में देखिए, जब r इक्वल टू 4, इसलिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो यहाँ पर आप देखिएगा 6q प्लस r के नज़दीक कितना हो गया, 4। अब एक चीज़ हमें ये समझना है, लास्ट स्टेज है, इसको भी पूरा कर लेते हैं छठा में, कि जब r इक्वल टू 5, चूँकि 6 भाजक है हमारा, 6 भाजक है, तो 6 से नीचे ही शेष आना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो हम 0 से शुरू कर दिए और अंतिम 5 शेष तक इसको हम ले गए। अब क्या है कि इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस r। तो b के नज़दीक 6 लिखेंगे, q और प्लस r के नज़दीक 5। अब हमें गौर करना है कि चूँकि ये जो 6q है, ये 6q क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो कोई भी विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो उसका फॉर्म क्या होगा। जैसे मान लीजिए 6q प्लस 1 है, तो 6q प्लस 1 कोई धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। जैसे ये विषम संख्या, तो विषम संख्या में हम अगला जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 1 के बाद 3 होगा, और 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा।
तो इसलिए इसको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 लिखा है, क्योंकि यहाँ हमें लास्ट में विषम पूर्णांक ही देना है। अगर हम सम संख्या में सम जोड़ देंगे तो सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू अगर 4 है तो 4 में अगर 2 जोड़ देंगे, 2 सम संख्या है, 2 जो है सम पूर्णांक है, तो 4 2 6 सम संख्या आ जाएगा। लेकिन जब हम यही 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 आएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 4 5 9 आएगा। तो 5 7 9 ये सब क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अतः लास्ट में आप यहाँ आंसर लिख दीजिए। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, हमारा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस तरह से हमने इसको सत्यापित कर दिया कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसका जो रूप होता है वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस तरह से हमने दूसरे प्रश्न को हल किया। अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के तीसरे प्रश्न की तरफ। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न, ये एक्सरसाइज 1.1 से हमने शुरू किया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी की टुकड़ी है। एक सेना है जिसमें 616 सदस्य हैं। क्या होता है कि 616 एक टुकड़ी में है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, 32 मेंबर का एक आर्मी बैंड है, एक सेना का बैंड है। इसको क्या करना है कि उसके जो चल रहा है 32 सदस्य, उसके पीछे पीछे 616 सदस्यों को चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 32 का चलना और पीछे से 616 चलेगा, तो ऐसा ग्रुप बनाना है कि जितना भी समूह बनेगा ये क्या करेगा, ये बराबर बराबर का होना चाहिए। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ये बताइए कि कितना इस तरह का लाइन बनेगा कि सब लाइन में बराबर बराबर संख्या में सेना होंगे। मुख्य रूप से हमारा यह प्रश्न यही है। तो इसके लिए चूंकि कॉमन हमको निकालना है, क्योंकि कॉमन तभी ना होगा जब प्रत्येक में सेना की संख्या बराबर होगी। तो हाईएस्ट कॉमन निकालना, ऐसा नहीं कि कोई सेना छूट जाए। तो हाईएस्ट कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन के लिए हम दोनों का फैक्टर निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ A=, अब देखिए बड़ा संख्या को हम भाज्य लेते हैं, 616 और B= कितना है, 32। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है A=BQ+R। अब यहाँ
जो बड़ा संख्या उसको ए लिए है तो यहाँ 616 ले लेना है, और ये बी क्यू प्लस आर है तो इसको हम पहले ही यहाँ पर भाग विधि से एचसीएफ निकाल कर देख लेते हैं। तो भाग विधि से जब एचसीएफ निकालेंगे तो 32 है, इसे 616 में भाग लगाना है। तो 61 में लगाइए पहले, क्योंकि 32 दहाई 320 होता है, तो 10 बार तो हम लगाएंगे नहीं, तो पहले एक बार लगाइए। 32 दूना 64 हो जाता है। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, और इस पर उतरा 6। अब हमें लगाना है कितना बार, इसको चेक करते हैं कि कितना बार लगेगा। तो 32 दहाई होता है 320, 10 बार लगाने पर। तो 9 बार अगर हम लगाते हैं तो 30 नवा 270 और 2 नवा 18, तो हमारा 288 के आसपास आ जाएगा लगता है। तो हम इसको 9 बार लगा करके देखते हैं। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 है 28, ये 296 से छोटा है। 16 में से 8 गया 8, और ये 8, ये कितना बचा 8 बचा। 8 में से ये 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ये 8 से 32 में लगा दीजिए, तो 8 चौका 32। तो इस तरह से ये 0 शेष बच जाता है। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में 616 को किससे भाग दे रहा है, 32 से, और कितना बार दे रहा है 19 बार। तो यहाँ हमारा भाजक हो जा रहा है 32 और भागफल हो जा रहा है 19, और शेष कितना बच रहा है 296। तो यहाँ शेष फल 296 लिखे, सॉरी 8 शेष बच रहा, शेष हमारा 8 बच रहा। ओह, फिर से देखिए, कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ अब देखिए भाजक हमारा कितना है, ए इजुकल टू है 616, बी इजुकल टू 32। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए इजुकल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा 616 है, बी भाजक कितना है 32, और 32 से हम भाग कितना बार लगाए थे, फिर यह भाग लगा के हमको देखना पड़ेगा। 32 से लगाए थे हम 616 में, 32 से का 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 2 गया 6, और उसके बाद लगाए थे 9 बार। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 17 1 18, 16 में से 8 गया 8, और ये कट गया था। ये 16 में से 8 गया 8 बचा था, ये अभी नहीं कटा है ना, ये हमारा आ गया 32 से का 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 96, और ये 32 नवा, तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28 है। तो 16 में से 8 गया 8, और ये 8 बचा, 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, शेष 8 बचा था। तो हम 32 गुना 19 लिखेंगे आज, प्लस शेष फल कितना है 8 है पहला स्टेप में। अब जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो 8 से फिर 32 में भाग लगाएंगे, तो 8 चौका 32, तो ये 0 हो गया। तो दूसरा स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि हमारा भाज्य 32 हो जाता है, और कितना से भाग लगाते हैं 8 से, तो 8 गुना 4 और प्लस शेष फल 0 आ जाता है। तो जो हमारा अंतिम भाजक होता है, यानी जितना से हम भाग लगाते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसलिए एचसीएफ इजुकल टू, तो ये एचसीएफ इजुकल टू हो गया 8 आंसर। यानी आप 8 से चेक करके देख सकते हैं। ये 32 वाला जो है अगर 4 लाइन हो जाएगा, 8 चौका 32, और इसको आप देखिएगा किसको 616 को, तो 616 में कै वो लाइन आएगा, 8 गो सेना का, तो ये हो जाएगा आपको 8 सते 56, 11 में से 6 गया 5, 5 से 5 गया 11, फिर 8 सते 56, यानी 77 को लाइन होगा आपको 616 गो वाला सेना का, 8 का, और
जो 32 जो सेना है उसका जो है 4 लाइन हो जाएगा, 8 चौका 32, तो 8 हम एक लाइन में सेना को रखेंगे। तो इस तरह से हम आज का जो गणित का जो हमने प्रश्न हल किया उसको पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्नों का हल किया। और आज हम अपना जो ये लेक्चर है यही समाप्त करते हैं। ये जो 2 प्रश्न बचा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम लगेगा, तो इसको हम दूसरे वीडियो में आपको बना देंगे और इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेक्चर को बार बार रिपीट करके और आप यदि घर पर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और हम मैथ के प्रत्येक जो प्रश्नावली है हम उसका चाहेंगे कि आपको पूरी तरह से तैयारी हो जाए। तो इस तरह से चलिए आज हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। नमस्कार।